आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत मैं कई एपिसोड डाल चुकी हूं अपने चैनल पर, जो प्लेलिस्ट में है, और पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देती रहती हूं, ताकि आपकी मनपसंद का जो विषय हो उसे आप उस पुस्तक को बाजार से लेकर या जो भी आपके लिए जहाँ से भी सुविधाजनक हो वहाँ से प्राप्त करके उस विषय में जानकारी प्राप्त करें और आपको उसका लाभ मिल सके। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे चैनल में वसुधा के रंग में कि मैंने कौन कौन से ग्रंथों पर जानकारियाँ दी हैं। आज हम इसी श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे एक महान वीरांगना रानी की, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है, जो न केवल पुरुषों की वीरता से भरा हुआ है बल्कि स्त्रियों की वीरता से भी भरा हुआ है। हमारी संस्कृति में स्त्री को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो समाज की निर्मात्री है, पुरुषों की निर्मात्री है, उसे माता कहा जाता है, प्रकृति को भी माता कहा जाता है। कालांतर में बहुत कुछ बदला और हम अपने जो मूल है उससे भटक गए, जिससे लोग हमारे इतिहास को न जानते हुए बहुत मिथ्या बातें बताते हैं। एक ऐसी महान वीरांगना जो अकबर के समय, महाराणा प्रताप के समय इस धरती पर, भारत भूमि पर अपनी साहस के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने अकबर की सेना को भी नाक के चने चबवाए थे। ऐसी महान वीरांगना थी रानी दुर्गावती, जिनका इतिहास हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीरांगनाओं का, वीरों का इतिहास है जिससे हम वंचित हैं। परंतु अब पुनः समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को जानें, क्योंकि जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, अपने महान वीरों के, वीरांगनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, हमारा मन रोमांचित हो उठता है, उल्लास से भर जाता है, एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हमें अपना इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए। आज कुछ संक्षिप्त जानकारी महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में एक छोटी सी पुस्तक से, भारत भारती से, जो कि श्री भारती प्रकाशन नागपुर के द्वारा प्रकाशित है। बहुत ही छोटी पुस्तक है, परंतु ये बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए अपने आप में। महारानी इतनी वीरांगना थी कि अकबर का जो दरबार का इतिहासकार था, वो भी उनकी वीरता के किस्से अपने एक ग्रंथ में, अपनी पुस्तक में शामिल करने से स्वयं को नहीं रोक पाया। उसने भी बहुत जगह रानी के बारे में लिखा है। वो कहता है कि रानी हाथी पर सवार थी। वो उस समय की बात पर कहता है जब अकबर ने अपने सेनापति, जो कि रानी के राज्य से लगा हुआ राज्य था, वहाँ पर जिसका राज्य था आसिफ खां का, उसको रानी के राज्य को रौंदने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए भेजा था। उस समय की बात अबुल फजल अपने शब्दों में लिखता है कि रानी हाथी पर सवार थी, जिस पर उसका ध्वज लगा हुआ था। वह शिर स्त्राण व शस्त्र धारण कर अपने 5000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ी थी। उसकी दुधारी तलवार और सरमन हाथी आसिफ खां की विशाल सेना को रौंद रहे थे। यानी कि आसिफ खां के पास विशाल सेना थी और रानी के पास केवल 5000 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही वीरता से आसिफ खां की सारी सेना को एक दिन में ही रौंद डाला था और आसिफ खां को वापस भागना पड़ा था अपने प्राण बचाकर। आईने अकबरी में जो अबुल फजल है वो लिखता है कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना संपन्न था कि प्रजा, जो लगान है वहाँ की प्रजा, वो लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं तथा हाथियों से करती थी। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक जाकर जनता के सुख दुख का हाल पूछती थी। जिसकी जो आवश्यकता होती थी उसे तत्काल पूरा करती थी, एवं जिसका जो दुख होता था उसे दूर करने का प्रयास करती थी। उसने अपने मधुर व्यवहार और कुशल राज्य व्यवस्था से प्रजा का मन मोह लिया था। जनता की भलाई के लिए उसने जलकूप खुदवाए, जलाशय बनवाए तथा नहरें खुदवाई थी। वह अपने सहयोगियों का पूरा ध्यान रखती थी। अपने दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और बचपन के साथ रही दासी रामचेरी के नाम पर चेरी ताल का निर्माण किया। प्रिय हाथी सरमन के नाम पर हाथी ताल बनवाकर उसकी स्मृति को स्थायी बनाया। जबलपुर वासियों को ये ताल आज भी रानी की याद दिलाते हैं। ये सारी बातें आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है। रानी की वीरता
और साहसिक कार्यों को देखकर एक विरोधी पक्ष का व्यक्ति भी उनकी वीरता को अपनी पुस्तक में शामिल करने से नहीं रोक पाया। उस समय के वलसाली राजा, जो कि बहुत ही कुकर्मी भी था, हर तरह से अपनी सत्ता को मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन उसे हम महान व्यक्ति के रूप में पढ़ते आए हैं कि अकबर महान था। देखिए, जब उस अकबर ने रानी की लोकप्रियता बढ़ती हुई सुनी तो उसने एक संदेश भेजा, और उस संदेश के बदले में रानी ने क्या कहा और अकबर के बारे में क्या सोच थी महारानी दुर्गावती की, आइए जानते हैं। अकबर ने संदेश भिजवाया था कि रानी का सर्वाधिक प्रिय सरमन नाम का जो सफ़ेद हाथी और उसके मुख्य सलाहकार दीवान आधार सिंह को उसकी सेवा में भेज दिया जाए, अन्यथा गढ़ा राज को मुगलों के अधीन कर लिया जाएगा। इस संदेश के साथ ही भेंट में एक चरखा भेजकर यह इशारा भी किया था कि रानी को राजकाज छोड़ सूत काटने का नारी सुलभ कार्य करना चाहिए। रानी को अपनी सीमित सामर्थ्य की पूरी कल्पना थी। वह ये भी जानती थी कि सत्ता लोलुप जागीरदार अधिक समय तक उसका साथ नहीं देंगे, मगर धर्मपरायण रानी ये कैसे भूल सकती थी कि अकबर के दादा बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बांके को आदेश देकर अयोध्या के राम मंदिर को तोपों से उड़वा दिया था और उसी मंदिर के मलबे तथा हिंदुओं के खून से मस्जिद बनवाई थी। अकबर उस पापी बाबर का वंशज था। उसके हाथ भी ऐसे दुष्कृत्यों से रंगे हुए थे। ज्वाला देवी पर आक्रमण कर उसके छत्र को तीरों से भेदने, प्रतिमा को खंडित कर वहां 100 गायों को जिबे कर उनके खून से मंदिरों की दीवार पर जूतों की छाप लगवाने वाला दुरात्मा अकबर यही था। चित्तौड़गढ़ में हुए हिंदुओं के असंख्य बलिदानों और जौहरों का कलंक भी इसी अकबर के माथे पर था। ऐसे पापी को वो कैसे माफ कर सकती थी। रानी ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया। रानी ने आसिफ खां को उत्तर देते हुए भेजा कि गढ़ा मेरा राज्य है, मेरे जीवित रहते उस पर कोई अधिकार कैसे कर सकता है। उसने मुगलों के संदेश के प्रत्युत्तर में चरखे के जवाब में सोने का एक पिंजन भेजा था, जिसका मतलब ये था, यदि स्त्री होने के नाते मेरा काम चरखा चलाना है तो जुलाह होने के नाते तुम्हारा काम रुई धुनकना है। अकबर को रानी से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। एक महिला से ऐसा उत्तर पाकर वह क्रोध से तिलमिला उठा था। आइए जानते हैं इन रानी के बारे में थोड़ा और। 1524 नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती पड़ा। इनकी कर्मस्थली विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों की गोद में रही। बचपन में उनके साहसिक कार्यों को देखकर उनके पिता फूले नहीं समाते थे। वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर का एक भाग, जिसका नाम गढ़ा है, धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा संग्राम सिंह जी की छत्र छाया में लोग बहुत ही सुखी थे। उन्हीं राजा संग्राम सिंह की पुत्र वधू थी रानी दुर्गावती और इनके पति थे दलपति शाह। कालिंजर के गणपति शालीवाहन इनके पिता तथा अंजना देवी इनकी माता थी। इनकी जो बचपन की सखी थी उनका नाम रामचेरी। इन्होंने गांधार विवाह किया था और गांधार विवाह कराने में इनके सहयोगी बने थे उस समय जो एक क्रांतिकारी बाबा थे और मुगलों के खिलाफ आवाज़ें उठाते थे। तो उनका नाम था सत्यानंद। उन्होंने सहायता की थी गांधार विवाह कराने में। महारानी दुर्गावती के हाथी का नाम सरमन था। इनके पास एक जो हाथी सफ़ेद रंग का था। इनके पास एक घोड़ा था सफ़ेद इनका जो घोड़ा था उसका नाम शेरू था। इनके महावत का नाम गनु था और इनके पुत्र का नाम वीर नारायण था। महारानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। धार्मिक कथाएं जो सुनती रहती थी, पढ़ती रहती थी। पूजा पाठ, ध्यान साधना में अपना समय काफ़ी लगाती थी। और सन 1543 में शेरशाह से युद्ध के समय, जो कि इनके पिता के साथ युद्ध कर रहा था और उनकी सहायता के लिए इनके ससुर जी संग्राम जी भी गए हुए थे, उसमें संग्राम जी बहुत घायल हुए और बाद में वो ठीक नहीं हो पाए। उसमें वो मृत्यु को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी भी उसी युद्ध में मारा गया था और संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद इनके पति दलपति शाह राजा बने। और राजा बनने के बाद उन्होंने गढ़ा से अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की। वर्तमान जबलपुर और दामों के मार्ग पर 53 किलोमीटर पर स्थित संग्रामपुर गांव है, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सिंगौरगढ़, मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में। जो दलपति शाह थे, इनके पति थे, वो प्रजा के बड़े ही प्रिय थे और युद्ध से ज़्यादा सृजनात्मक कार्यों में उन्हें बहुत रुचि थी, इसलिए अपने राज्य में सृजनात्मक कार्य किया करते थे। दलपत शाह और महारानी दुर्गावती ने 7 वर्षों तक
बहुत ही सुंदर तरीके से अपने राज्य को आदर्श और संपन्न राज्य बनाया। लेकिन 1548 सन में राजा का निधन हो गया। तब रानी की उम्र केवल 26 वर्ष की थी और पुत्र वीर नारायण बहुत ही छोटे थे। पुत्र वीर नारायण को उन्होंने राज तिलक करा के और जो राज्य की कमान थी उन्होंने स्वयं संभाल ली और राजकाज स्वयं देखने लगी और वो अब राजमाता बन गई। जो सिंगौरगढ़ राजधानी थी उससे भी सुरक्षित स्थान था चौरागढ़, उसका किला भी मजबूत था, इसलिए उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ बना दी, जो इस समय मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में है। आइए जानते हैं दुर्गावती के राज्य का विस्तार क्या था। महारानी दुर्गावती के समय राज्य का जो विस्तार था पूर्व पश्चिम दिशा में 480 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 256 किलोमीटर था। राज्य में 52 गढ़ थे जो केवल दुर्ग न होकर प्रादेशिक इकाई थे। प्रत्येक दुर्ग के अंतर्गत 350 से 700 तक गांव आते थे। गढ़ा राज्य रीवा, रतनपुर, चांदा, वरार, मियाना, रायसेन और सूरवंश के अधीन दिल्ली सल्तनत से घिरा था। दिल्ली सल्तनत के अतिरिक्त अन्य कोई राज्य विशेष बलवान नहीं थे। राजमाता दुर्गावती राज दरबार में सदैव सैनिक वेश में जाती थी। उन्होंने पर्दा प्रथा को कभी स्वीकार नहीं किया और न ही इस प्रथा को उन्होंने अपने यहाँ जबरन लागू होने दिया। देवी बलि, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद आदि से प्रजा को इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा बुझाकर सारी चीज़ों से मुक्त किया। कहते हैं गोंड राजवंश में रानी दुर्गावती ने जितनी कीर्ति पाई इतना कीर्ति पाने वाला और कोई शासक कभी नहीं हुआ। उनकी प्रजा उनसे बहुत स्नेह करती थी। तारीख़े अल्फी में गढ़ा राज्य की प्रशंसा किस तरह की गई है। तारीख़े अल्फी में गढ़ा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि गढ़ा राज्य जंगलों तथा पहाड़ियों से ढका हुआ था। हिंदुस्तान का कोई भी शासक उसे जीत नहीं पाया था। दुर्गावती पूरी ताकत से शत्रुओं को आतंकित कर देती थी। इतनी महान वीर थी हमारी महारानी वीरांगना दुर्गाबाई। दरबार में असंतुष्ट लोग जिनकी गद्दारी का नाम सामने आता है, उन गद्दारों में सबसे आगे थे बीरबल, जिनकी हम अकबर बीरबल के चुटकुले सुनकर बहुत हंसते रहते हैं। वो बीरबल महारानी दुर्गाबाई के दरबार से निकले हुए गद्दार थे। रघुनंदन राय और बदन सिंह इत्यादि का नाम सबसे आगे आता है। 1555 से 1560 सन के बीच, ईस्वी सन के बीच कई बार अफगानों ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। महारानी से हर बार बुरी तरह हारे और बाद में अफगानों ने महारानी की शरणागति लेकर उनके यहाँ नौकरी कर ली। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर भी रानी पर आक्रमण करते थे, लेकिन हर बार इनको भी मुंह की खानी पड़ती थी और ये हार के जाते थे। तो एक स्त्री से हारना इनको बहुत ही तकलीफ देता था और ये स्वयं को व्यसनों में डुबा लेते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अकबर ने इनकी सुंदर पत्नी पर नज़र डाली और बाद में यही बाज बहादुर रानी से अपनी पत्नी की सहायता के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए उनके शरणागत हुए और उनसे सहायता मांगी। महारानी दुर्गावती और आसिफ खां के बीच पहला युद्ध सिंगौरगढ़ और बाहरी क्षेत्र कारबाग में हुआ था। वह स्वयं दोनों हाथों से तलवार धारण कर मुगलों पर सिंगनी के समान टूट पड़ी। उसके सैनिक जो मुगलों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। महारानी दुर्गावती जिधर जाती उधर मुगलों की लाशों का अंबार लग जाता। आसिफ खां एक वीरांगना के इस रौद्र रूप को देख के कांप गया और पराजय स्वीकार कर मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन इस हार को अकबर बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि एक विधवा औरत से हार उसे तिलमिला रही थी। लेकिन इस बार उसका पाला एक वीरांगना औरत से पड़ा था, वीरांगना स्त्री से पड़ा था, वीरांगना महिला से पड़ा था। मृत्यु तथा विजय का निर्णय रानी ने लिया जब पुनः अकबर ने फिर से सेना भिजवा दी आसिफ खां की, और रानी ने सोचा कि हमारे पास इतने ज़्यादा सैनिक नहीं हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को उत्साहित किया और कहा कि मैं मृत्यु या विजय चुनती हूँ। उनके इस निर्णय को देखकर उनके सैनिकों में भी बहुत जोश आ गया और युद्ध पुनः शुरू हुआ। 23 जून 1564 को दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। नगाड़े बजे
और फिर से रानी की जीत हुई। रानी जानती थी कि आसिफ खां हार मान के चुप बैठने वाला नहीं है, इसलिए वो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था कि चलो इसको रात को ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सैनिक अपनी जीत की खुशी में डूबे हुए थे और रानी की बात नहीं सुनी। बाद में वही हुआ, आसिफ खां जो तिलमिलाया हुआ बैठा था उसने रात में हमला कर दिया और उनके ज़्यादातर सैनिकों को मार दिया। रानी बहुत वीरता से लड़ती रहीं। अपनी माँ को वीरता से लड़ते हुए उनका 15 वर्षीय पुत्र भी आकर युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने लगा और घायल हुआ। उसके बाद अपने विश्वस्त सैनिकों से रानी ने अपने पुत्र को सुरक्षित जगह भिजवा दिया और अति घायल अवस्था में लड़ती रहीं। उनके आँख में तीर घुसा, आँख से तीर निकाल दिया और जिस तरह भी वो घायल होती रहीं, लड़ती रहीं, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके बाद होश आया तो उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों से सिर्फ इतना पूछा कि उनका पुत्र जो है वो सुरक्षित है कि नहीं। और इस बारे में जब वो आश्वस्त हो गई कि उनका पुत्र सुरक्षित है तो उन्होंने कहा कि जो मुगल हैं वो मेरे शरीर को छू ना पाएँ, इसलिए उन्होंने अपनी स्वयं की कटार निकालकर और अपने वक्ष स्थल पर वार कर लिया और वो इस तरह से वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसी थी हमारी महान वीरांगना रानी दुर्गावती, जो उनकी याद में स्मारक बना हुआ है। नरई के पास 12 ग्राम में खड़ा स्मारक रानी की वीरता की अद्भुत गाथा बताने के लिए आज भी सीना ताने खड़ा है। वहाँ के लोक गीतों में आज भी महारानी के वीरता के गीत गाए जाते हैं। तो जब हम ऐसे अपनी वीरांगनाओं की, ऋषिकाओं की, सन्यासिनियों की, वैरागिनों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो मन गर्व से उत्साहित हो जाता है और हम सबको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। आज की पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत महारानी दुर्गावती के बारे में ये छोटी सी संक्षिप्त सी जानकारी लेकर आई थी। आपको और ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना चाहिए। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।